स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है प्रिज्म। प्रिज्म में दो अपवर्तक पृष्ठ होते हैं, अर्थात दो अपवर्तक पृष्ठ का मतलब दो सतह द्वारा क्या होता है, प्रकाश किरण अपवर्तित होती है। प्रिज्म एक कांच के पदार्थ का बना हुआ होता है। देखिए, ये आपका ABC, राइट, ये आपका EF, देखिए ये फलक है, ये बिंदु D हो गया, राइट। तो आपका ये जो एंगल A है, ये क्या कहलाता है, प्रिज्म कोण, राइट। ये बिंदु D है। अब इसमें जो अपवर्तक पृष्ठ होगा, कौन कौन से होंगे, एक ये वाला पृष्ठ होगा, पहला पृष्ठ ये वाला, ठीक है। दूसरा पृष्ठ कौन सा होगा, ये वाला। दूसरा पृष्ठ कौन सा होगा, अपवर्तक पृष्ठ, राइट। और जो ये सामने वाला फ्रंट वाला, ये इसका बेस होगा, आधार, राइट। तो हम कह सकते हैं चित्र में ABED तथा दूसरा कौन सा हो जाएगा, ACFD। ये दोनों प्रिज्म के अपवर्तक पृष्ठ है। अपवर्तक पृष्ठ अर्थात अपवर्तक पृष्ठ वो पृष्ठ होते हैं जिनके द्वारा प्रकाश किरण का अपवर्तन होता है, राइट। तथा और BCEF प्रिज्म का आधार है, ठीक है, राइट। अब देखिए प्रिज्म द्वारा किस प्रकार से अपवर्तन होता है। देख, प्रिज्म की परिभाषा दोबारा देख लेते हैं। किसी समांगी पारदर्शी माध्यम के उस आकृति को प्रिज्म कहते हैं जो किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठों से घिरा होता है, ठीक है। इन पृष्ठों को क्या बोलते हैं, अपवर्तक पृष्ठ। तो उस आकृति को क्या बोलेंगे, प्रिज्म द्वारा अपवर्तन, ठीक है, या प्रिज्म में अपवर्तन। थोड़ा ध्यान से समझना। देखिए, सबसे पहले ये प्रिज्म का कोण है जिसे एंगल ए से दर्शाते हैं, राइट। अब देखिए इसके दो अपवर्तक पृष्ठ कौन कौन से हैं, ये वाले, एक पृष्ठ ये रहा और एक पृष्ठ ये रहा। तो इस पर क्या बनाते हैं, सबसे पहले अभिलंब बनाते हैं। अभिलंब, क्योंकि प्रकाश किरण अभिलंब से कुछ कोण बनाती है, ठीक है। तो सबसे पहले एक अभिलंब बनाते हैं, ये अभिलंब बनाया, ठीक है। इस पृष्ठ का अभिलंब क्या हुआ, ये हुआ पहला अभिलंब, राइट। और दूसरा अभिलंब कहाँ पे होगा, इस तरह से होगा, दूसरा अभिलंब। देखिए ये जो अभिलंब है, ये इसके साथ कितना बना रहा है, 90 डिग्री बना रहा है, राइट। ये भी क्या बना रहा है, इसके पृष्ठ के साथ क्या बना रहा है, 90 डिग्री बना रहा है। तो दोनों का वैल्यू क्या है, क्या ये वैल्यू भी ले लो आप, ये वैल्यू और ये वैल्यू भी क्या होगी, परस्पर क्या होगी, 90 डिग्री होगी, राइट।
तो क्या हुआ, अभिलंब हमेशा जो पृष्ठ होता है उसके कैसे होता है, लंबवत होता है, 90 डिग्री कोण बनाता है, राइट। चूंकि कोई प्रकाश किरण प्रिज्म पर आपतित होती है तो ये क्या बनाती है, आई एंगल बनाती है, राइट। आपतन कोण क्या बनाया, ये क्या है, आपतित प्रकाश किरण है, आपतित प्रकाश किरण, राइट। ये आपतन कोण है। चूंकि बाहर का माध्यम कैसा है, विरल है, विरल माध्यम है, विरल माध्यम। अब विरल माध्यम क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर क्या है, हवा है, और जो कि प्रिज्म है किसका बना होता है, कांच का, और कांच के किसकी भांति व्यवहार करेगा, सघन माध्यम की भांति, ठीक है, किसकी भांति का व्यवहार करेगा, सघन माध्यम, सघन माध्यम, ठीक है। अब देखिए, हम जानते हैं कि जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है या गमन करती है तो वह प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है। क्या हो जाती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो अभिलंब की ओर झुकने के मतलब क्या हुआ, इस तरह से, ये इस तरह से अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो यहाँ पे कौन बनाया इसने, R1, राइट। तो इस तरह से सघन माध्यम में प्रकाश किरण जा रही है, राइट। तो चूँकि आपतन कोण का मान ज़्यादा है और अपवर्तित कोण का मान क्या है, कम है। अब देखिए, तो ये यदि ये प्रकाश किरण सीधी जाती, मान लेते अपवर्तित, तो उस स्थिति में तो इस प्रकाश किरण को कैसे बनाते, इधर की तरफ बनाते, ठीक है, इस तरह से, राइट। इसी प्रकार अब ये प्रकाश किरण जो सघन माध्यम के अंदर है, अब ये सघन माध्यम से विरल माध्यम, क्योंकि बाहर भी क्या है, हवा है, विरल माध्यम, राइट, विरल माध्यम। और हम जानते हैं कि जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम की हो जाती है तो वह अभिलंब से दूर हटती है। क्या हो जाती है, अभिलंब से दूर हट जाती है। तो अभिलंब से दूर हटने का मीनिंग क्या हुआ, इस तरह से ये प्रकाश किरण कहाँ होती है, यहाँ से ये दूर हट जाएगी, इस तरह से। ये एंगल क्या हो गया, ई एंगल, यानी एंगल क्या हो गया, ज़्यादा हो गया ये, ठीक है। अब देखिए, ये कौन सी प्रकाश किरण हो गई, निर्गत प्रकाश किरण, निर्गत प्रकाश किरण, प्रकाश किरण, राइट। अब देखिए, ये जो एंगल है R1 है, तो ये एंगल कौन सा होगा, R2, राइट। अब ये निर्गत प्रकाश किरण को पीछे की ओर मिलाते हैं, पीछे की ओर मिलाते हैं, तो विचलन कोण, अब विचलन कोण क्या होता है, आपतित प्रकाश किरण और निर्गत प्रकाश किरण के बीच बनने वाला जो कोण होता है वो विचलन कोण कहलाता है। विचलन कोण मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, विचलन कोण। और विचलन कोण को किससे लिखते हैं, डेल से, डेल से, यानी आपतित प्रकाश किरण, आपतित प्रकाश किरण एवं निर्गत प्रकाश किरण के मध्य बनने वाला कोण ही विचलन कोण कहलाता है, विचलन कोण कहलाता है। इसे डेल से दर्शाते हैं, राइट। अब देखिए, मैंने आपको बताया था आपतित प्रकाश किरण और निर्गत प्रकाश किरण के बीच जो एंगल होगा वो क्या होगा, डेल होगा, राइट। इस तरह से ये डेल होगा, ये डेल, राइट। अब देखिए, जहाँ पे ये दोनों बिंदु, दोनों लाइंस कट रही है, उस बिंदु का नाम दे देते हैं बिंदु डी दे देते हैं। अब देखिए, ये जो एंगल है वो R1 है, तो ये शेष एंगल कितना बचा अपने पास, ये एंगल कितना बचा आई में से, क्योंकि एंगल आई और ये भी दोनों अपन शीर्षाभिमुख को वर्टिकल अपोजिट एंगल से, वर्टिकल अपोजिट एंगल यानी जिसको बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण से। तो ये एंगल कितना होगा, ये भी एंगल आई है, तो ये भी एंगल कितना होगा, आई होगा। लेकिन आई एंगल में से ये R1 आपका क्या हो गया, कम हो गया। तो ये एंगल कितना बचेगा आपका, ये एंगल आपका बचेगा I माइनस R1, राइट, ठीक है। इसी प्रकार
इस बिंदु पर भी देख सकते हैं। तो इस बिंदु का नाम और दे देते हैं बिंदु, ये आपका पी क्यू, ये बिंदु आपका हो जाएगा आर, ये बिंदु हो जाएगा ई, ठीक है, ये बिंदु। अब बिंदु आर पर हम देख सकते हैं कि ये एंगल R2 बन रहा है, तो ये एंगल कितना बनेगा यहाँ पे भी, क्योंकि एंगल ई और ये भी एंगल ई होगा, तो ई में से ये R2 एंगल कम हो गया, तो बाकी एंगल कितना बचेगा आपका पर ई माइनस R2, ई माइनस R2, राइट। अब देखिए, चूँकि अभिलंब क्या होते हैं आपस में एक जगह पर मिल रहे हैं, तो ये एंगल भी कितना होगा 90 डिग्री, एंगल क्यू 90 डिग्री नहीं होगा, इसका एंगल का नाम दे दिया क्यू, सॉरी ई दे दिया, इस एंगल का नाम क्या है ई दे दिया, तो क्यू ई आर, राइट। अब देखिए, हाँ इस तरह से हो गया ए बी सी, ये त्रिभुज ए बी सी हो गया। अब देखिए इसकी अब रिलेशन निकालते हैं कि इसका अपवर्तनांक, इसके अपवर्तनांक और विचलन कोण में क्या संबंध होता है, राइट। प्रिज्म के अपवर्तनांक और विचलन कोण में क्या संबंध होता है। माना प्रिज्म का अपवर्तनांक म्यू एन है, माना प्रिज्म जो कि कांच का बना है, जो कि कांच का बना है, उसका अपवर्तनांक n है, राइट। तो सबसे पहले इस त्रिभुज में हम चतुर्भुज ए क्यू ई आर ए में कोणों का योग की प्रॉपर्टी से लगाते हैं, क्योंकि चतुर्भुज में सभी कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री। तो सबसे पहले लेते हैं चतुर्भुज ए क्यू ई आर में सभी कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री, ठीक है। तो अपन सबसे पहले लेते हैं एंगल ए, इसमें एंगल ए, तो दूसरा क्या होगा ए क्यू ई आर, दूसरा लेंगे किस पे लेंगे एंगल ए, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास क्यू ई आर, तीसरा हो जाएगा एंगल क्यू ई आर, अगला लास्ट हो जाएगा एंगल ई आर ए इक्वल टू 360 डिग्री। देखिए दोबारा देखिए, एंगल ए और प्लस ए क्यू ई, राइट। अगले नेक्स्ट है क्यू ई आर प्लस एंगल ई आर ए। देखिए एंगल ए क्यू ई प्लस एंगल क्यू ई आर प्लस एंगल ई आर ए 360, चूँकि अभिलंब ए बी पृष्ठ के क्या है लंबवत है, तो एंगल क्यू पर टोटल एंगल क्यू कितना होगा ए क्यू ई 90 डिग्री और ई आर ए ये भी कितना होगा 90 डिग्री होगा, राइट। देखिए तो ये एंगल ए को ए से लिखा है, ये 90 डिग्री प्लस इस एंगल का वैल्यू अब हमें पता नहीं है तो इसको एच लिख देते हैं, तो एंगल क्यू ई आर प्लस एंगल 90 डिग्री बराबर कितना होगा 360 डिग्री, तो 90 कितना हो गया 180 डिग्री। ए प्लस एंगल क्यू ई आर बराबर कितना हो जाएगा 360 माइनस 180, 90 180, तो इसको राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो माइनस का 180, तो अपने पास कितना बचेगा, तो ए प्लस एंगल क्यू ई आर बराबर कितना होगा 180 डिग्री। तो देखिए एंगल क्यू ई आर बराबर हो जाएगा आपके पास 180 डिग्री माइनस ए, ठीक है ना, समीकरण 1, इसको क्या देंगे समीकरण 1 दे देंगे। अब देखिए नेक्स्ट एंगल ए इक्वल टू देंगे, सॉरी एंगल ए इक्वल टू देंगे कितना 180 डिग्री माइनस एंगल क्यू ई आर, एंगल ए की वैल्यू निकालेंगे,
समीकरण एक, समीकरण एक। ठीक है, अब नेक्स्ट है, इसके बाद त्रिभुज ले लेते हैं इसमें क्यू ई आर, क्यू ई आर, क्योंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के सभी कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री क्यू ई आर से। तो त्रिभुज क्यू ई आर से त्रिभुज के सभी कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो यहाँ देंगे आप एंगल R1 प्लस R2 प्लस एंगल क्यू ई आर, तो टोटल कितना होगा त्रिभुज के सभी कोणों का योग 180 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर अपन वैल्यू रखेंगे R1 प्लस R2 प्लस यहाँ बराबर में हो जाएगा 180 डिग्री माइनस एंगल क्यू ई आर, ये समीकरण 2। अब देखिए समीकरण एक से ए बराबर 180 डिग्री माइनस एंगल क्यू ई आर। अब यहाँ पर 180 डिग्री माइनस क्यू ई आर की वैल्यू कितनी है, ए है, तो ये वैल्यू अपन समीकरण 2 में क्या है 180 डिग्री माइनस एंगल क्यू ई आर में राइट हैंड साइड में, तो ये वैल्यू क्या रखेंगे ए के बराबर रखेंगे। तो R1 प्लस R2 इक्वल टू कितना हो गया एंगल ए, तो इसलिए ए बराबर कितना हो जाएगा आपके पास R1 प्लस R2 इक्वल टू इक्वेशन ए बराबर R1 प्लस R2, ये इक्वेशन 3 हो जाएगी आपकी। ठीक है, राइट। नेक्स्ट अब देखो इसमें एक त्रिभुज और है विचलन कोण। विचलन कोण के लिए क्या करेंगे हम कि ये त्रिभुज लेंगे आप क्यू आर डी में बहिष्कोण की प्रॉपर्टी से, यानी बहिष्कोण का नियम लगाने पर। ठीक है, तो देखिए बहिष्कोण की प्रॉपर्टी क्या कहती है, ध्यान देना कि कभी कोई त्रिभुज है, जैसे ये कोई त्रिभुज है तो एंगल, ये एंगल और ये एंगल, ये बाह्य एंगल के योग के बराबर होता है। मान लो ये एंगल सी है, ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, तो एंगल सी इक्वल टू कितना हो जाएगा एंगल ए प्लस एंगल बी। ठीक है, इस तरह से, यानी एंगल सी इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल बी, राइट, इस तरह से। तो बहिष्कोण की प्रॉपर्टी कौन से त्रिभुज लेंगे, क्यू आर डी में त्रिभुज क्यू आर डी में बहिष्कोण के नियम से, ठीक है। तो बहिष्कोण के नियम से क्या हो जाएगा आपके पास, ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों एंगलों का योग बराबर कितना हो जाएगा डेल के, राइट। तो डेल इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास, तो डेल इक्वल टू हो जाएगा एंगल आई माइनस R1 प्लस ई माइनस R2। ठीक है, तो इसको दोनों को एक साथ ऐड कर लेते हैं, आई प्लस ई माइनस R1 माइनस R2। ठीक है, तो डेल बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से आई प्लस ई माइनस कॉमन ले लिया इन दोनों में से, R1 प्लस R2, ये समीकरण 4 हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी समीकरण 4। अब देखिए जो समीकरण 3 का मान है, समीकरण 3 से R1 प्लस R2 की वैल्यू किसके बराबर है, ए के बराबर है। समीकरण 3 से ए बराबर R1 प्लस R2 का मान रखने पर समीकरण 4 में तो वैल्यू रखेंगे इसकी, तो डेल इक्वल टू कितना हो जाएगा आई प्लस ई माइनस ए, राइट। तो यहाँ तक अपने पास क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी सारी। ये समीकरण क्या हो जाएगी 5। अब देखिए न्यूनतम विचलन की स्थिति प्राप्त करने के लिए, न्यूनतम विचलन की स्थिति प्राप्त करने के लिए देखो न्यूनतम विचलन का अर्थ है कि ये एंगल का वैल्यू क्या हो, कम से कम हो। तो ये एंगल की वैल्यू कम से कम कब होगी, जब यहाँ से ये वैल्यू क्या हो, ये एंगल आपका क्या इधर की तरफ ऊपर की ओर बढ़ता जाए, तो उसी हिसाब से ये वैल्यू भी क्या होगी, ऊपर की ओर बढ़ती जाएगी सीधी सीधी। ठीक है, राइट। तो एंगल की वैल्यू क्या हो, ये डेल विचलन का मान कम से कम प्राप्त हो, तो उसके लिए जो वैल्यू होगी आपके पास आई और ई की वैल्यू क्या होगी, लगभग समान होगी। ठीक है, तो इसके लिए आप इनमें क्या करते, न्यूनतम विचलन की स्थिति प्राप्त करने के लिए आपतन कोण आई एक्स अक्ष पर तथा विचलन कोण
विचलन कोण डेल डेल को y अक्ष पर, आपतन कोण I तथा विचलन कोण के बीच के मध्य ग्राफ खींचा जाता है जिससे कि हमें न्यूनतम विचलन की स्थिति प्राप्त हो जाती है। तो उस यह ग्राफ किस प्रकार से आता है उसे देखिए। तो सबसे पहले मैंने बताया था एक्स अक्ष पर, यह आपका एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष पर क्या लेते हैं आपतन कोण आई लेते हैं, और यहाँ पे कौन सा कोण लेते हैं विचलन कोण डेल, ठीक है, वाई अक्ष पर, राइट। तो इसका ग्राफ किस तरह से आएगा, उस तरह से आएगा, ध्यान देना सभी। इस तरह से ग्राफ प्राप्त होता है। ये ग्राफ आपके प्रैक्टिकल में भी आएगा, तो वहाँ पे आप ये ड्रॉ भी कर सकते हो, ठीक है। तो इसका जो प्रैक्टिकली ग्राफ आता है वो इस तरह से आता है, विचलन कोण डेल और आपतन कोण आई में ग्राफ किस तरह से आता है। अब देखिए इनके बीच में न्यूनतम विचलन की स्थिति में प्राप्त करने के लिए देखिए यहाँ पर ये बिंदु है, यहाँ पर आपतन कोण आई है यहाँ पर, और ये आपका क्या है विचलन कोण की मिनिमम, यानी डेल मिनिमम डेल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। एम का मतलब मिनिमम है, यहाँ एम की मीनिंग क्या है मिनिमम, ठीक है ना, मैक्सिमम नहीं है, ध्यान रखना, यानी न्यूनतम की वैल्यू क्या मतलब कि आपतन कोण का मान कितना हो ताकि विचलन कोण का मान न्यूनतम प्राप्त हो जाए, ठीक है ना। क्योंकि हमें न्यूनतम विचलन कोण इस ग्राफ में यहीं पर प्राप्त हो रहा है, क्योंकि ऊपर की ओर बढ़ेंगे तो यहाँ पे विचलन कोण अधिक से अधिक हो रहा है, यहाँ पे भी अधिक से अधिक हो रहा है, तो यहाँ पर न्यूनतम विचलन कोण का मान कम से कम आ रहा है। तो ये ग्राफ आप लेबोरेटरी में भी करोगे तो इसका जो ग्राफ आता है वो इसी प्रकार प्राप्त होता है, ठीक है। तो न्यूनतम विचलन की स्थिति में क्या होगा, न्यूनतम विचलन की स्थिति में एंगल आई इक्वल टू क्या होगा एंगल ई, यानी आपतन कोण बराबर क्या होगा अपवर्तित कोण, निर्गत कोण, दोनों कोण की वैल्यू क्या होगी बराबर होगी, और उस स्थिति में जो डेल आएगा वो क्या आएगा मिनिमम प्राप्त होगा आपको, यानी दोनों की वैल्यू क्या होगी सेम आनी चाहिए, एंगल आई इक्वल टू एंगल ई के बराबर आना चाहिए। और अगर ये दोनों वैल्यू सेम होगी तो उस स्थिति में जो उनका अपवर्तित कोण होगा वो भी क्या होगा लगभग सेम आएगा। ये तीनों आपको एक कंडीशन लगानी है, ठीक है। न्यूनतम विचलन की स्थिति में ये तीनों केस सेम होंगे, तो इसे हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि ये इसका डेल का मान कम से कम प्राप्त हो तो वो क्या होगा कि प्रकाश किरण किस तरह से आनी चाहिए, ये भी ऊपर की ओर आनी चाहिए, सीधी होनी चाहिए, और इसी प्रकार से ये सीधी जाएगी तो ये भी आपकी सीधी जाएगी। इस तरह से जितना एंगल यहाँ बनेगा उतना एंगल यहाँ बनेगा, और R1 और R2 की वैल्यू क्या होगी लगभग वो सेम हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से अब देखो ये न्यूनतम विचलन की स्थिति का मान समीकरण 5 में रखने पर, तो सबसे पहले हम समीकरण 3 से देख लेते हैं। समीकरण 3 से सर्वप्रथम समीकरण 3 क्या थी आपके पास, समीकरण A बराबर R1 प्लस R2, ठीक है। तो यहाँ पर न्यूनतम विचलन की स्थिति लगाने पर, न्यूनतम विचलन की स्थिति के साथ तो प्रिज्म कोण क्या हो जाएगा आपके पास, एंगल A बराबर R1 प्लस R1, यानी R2 की जगह क्या रख दिया अपन ने, R2 की जगह R1 रख दिया है, तो यहाँ से एंगल A बराबर कितना हो जाएगा, ये 2R1, ठीक है। तो यहाँ से R1 की वैल्यू कितनी जाएगी आपके पास A1 A/2, R1 की वैल्यू कितनी आएगी A/2। इसको कॉमन बनाने के लिए हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि R1 बराबर R2 है, तो इसका मान क्या होगा आपका R भी रख सकते हैं, क्योंकि R1 का मान भी R के बराबर है और R2 का मान भी R के बराबर है, तो R1 और R2 की वैल्यू क्या है सेम है, तो यहाँ पर हम R बराबर क्या ले सकते हैं A/2, राइट। तो क्या हो जाएगा A/2, R की वैल्यू क्या आ जाएगी A/2। इसी प्रकार न्यूनतम समीकरण 5 से
क्या हो जाएगा आपके पास, समीकरण 5 से न्यूनतम विचलन की स्थिति, न्यूनतम विचलन की स्थिति लगाने पर देखो समीकरण 5 क्या थी आपके पास, समीकरण 5 थी डेल बराबर क्या था, आई प्लस ई, यहाँ पे था माइनस ए। ठीक है, तो यहाँ पे लगाते हैं, तो डेल बराबर, डेल की जगह क्या रखेंगे, डेल की जगह रखेंगे डेल एम। ठीक है, और आई प्लस ई, और आई और ई का दोनों का मान क्या है, सेम था। ठीक है, माइनस ए। तो न्यूनतम विचलन की स्थिति लगाने पर तो कितना होगा, डेल एम। तो आई प्लस आई, क्यों, क्योंकि ई का मान किसके बराबर है, ई का मान भी आई के बराबर है, राइट। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये माइनस ए। ठीक है, तो यहाँ से डेल एम बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे ट्वाइस आई माइनस ए, राइट। तो यहाँ से एंगल आई की वैल्यू निकालेंगे तो किस तरह से निकालेंगे, तो डेल एम प्लस ए बराबर कितना हो जाएगा, ट्वाइस आई। एंगल ए को इधर की साइड लिखा है, लेफ्ट हैंड साइड में, तो डेल एम प्लस ए बराबर ट्वाइस आई। तो आई की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पे आई की वैल्यू आएगी आपके पास डेल एम प्लस ए बाई 2। तो नेक्स्ट में आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, डेल एम प्लस ए बाई 2। ठीक है, तो इस तरह से अब देखिए, क्योंकि कांच का अपवर्तनांक हमने क्या माना था, एन माना था, और यहाँ से प्रकाश किरण भी अपवर्तित हो रही है, तो अपवर्तन के नियम से स्नेल का नियम लागू हो रहा है। तो स्नेल के नियम का नियम इसलिए लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर प्रकाश किरण का क्या हो रहा है, अपवर्तन हो रहा है, और किस द्वारा हो रहा है, प्रिज्म द्वारा। प्रिज्म किसका बना हुआ है, कांच का। ठीक है, तो स्नेल का नियम क्या कहता है, अपवर्तनांक बराबर आपतन कोण की जा बटे अपवर्तित कोण की जा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमने वैल्यू निकाली थी, आर की वैल्यू ए बाई 2, और आई की वैल्यू निकाली थी ये डेल एम प्लस ए बाई 2। तो ये दोनों का मान क्या रखेंगे, समीकरण मतलब इस स्नेल लॉ में रखने पर आई व आर का मान स्नेल लॉ में रखने पर, स्नेल नियम में रखने, स्नेल के सूत्र में रखने पर तो वैल्यू रखेंगे, इसमें कितने आएगी, n बराबर साइन आई की वैल्यू कितनी है, डेल एम प्लस ए बाई 2। ठीक है, बटा कितना हो जाएगा, साइन आर की वैल्यू कितनी थी, ए बाई 2, राइट। अब देखिए, यदि इसका मान बहुत अल्प हो, ठीक है, अल्प कोण की स्थिति में अल्प कोण की स्थिति में कितना हो जाएगा, साइन थीटा लगभग कितना हो जाएगा, थीटा, राइट। तो हम क्या कर सकते हैं, साइन डेल एम प्लस ए बाई 2 को लगभग कितना हो जाएगा, साइन थीटा ये भी, तो साइन थीटा लगभग कितना होता है, थीटा डेल एम प्लस आई ए बाई 2। ठीक है ना, इस तरह से। इसी प्रकार साइन ए बाई 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए बाई 2। तो वैल्यू रखने पर इनमें, तो वैल्यू रखेंगे तो दोनों की वैल्यू कितनी आएगी, एन बराबर डेल एम प्लस ए बाई 2 बटे कितना हो जाएगा, ए बाई 2। ठीक है, तो यहाँ से आपका 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो n बराबर कितना हो जाएगा, डेल एम प्लस ए बटे ए। इसको वज गुणा करने पर एन ए बराबर कितना हो जाएगा, डेल एम प्लस ए। ठीक है, तो एंगल ए और एंगल ए को एक साथ रखेंगे तो कितना जाएगा आपके पास, वैल्यू आ जाएगी आपके पास, डेल एम बराबर हो जाएगा एन ए माइनस ए। ठीक है, देखिए वैल्यू आ जाएगी एन ए, तो यानी ए एंगल ए को लेफ्ट हैंड साइड लिखा है, तो एन ए माइनस 1 वो किसके बराबर होगा, डेल एम के। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ से एंगल ए कॉमन लेने पर, तो एंगल ए कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा, एन माइनस 1 ए। तो ये आपका फाइनली ये रिलेशन आया। ठीक है, तो ये कांच का अपवर्तनांक है और विचलन कोण है प्रिज्म का, तो उनके बीच में संबंध इस प्रकार से स्थापित होता है, राइट। ठीक है।